लास्ट वीडियो में मैं आपको न्यूमेरिकल करा रहा था। न्यूमेरिकल मैंने जो लास्ट कराया था 9.14, ये आपको न्यूमेरिकल यहाँ पर करा दिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं 9.15। 9.15 में क्या कहा है, तांबे के एक ठोस के घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर नंबर 9.15। ठीक, अब वो क्या कह रहा है, एक तांबे का ठोस है, वो क्या है, घन के रूप में, उसका एक किनारा कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो तांबे का आयतन निकाल लेंगे हम। तांबे के घन का आयतन क्या निकाल लेंगे, तांबे के घन का आयतन V बराबर क्या हो जाएगा, भुजा की घात 3 और एक किनारा कितना था 10 सेंटीमीटर, तो भुजा की घात 3 कितना हो गया 10 की घात 3 सेंटीमीटर की घात 3। यहाँ पर ये हो गया तांबे के घन का आयतन। इस पर 7 गुणा 10 की घात 6 पास्कल का जलीय दाब लगाने पर, यानी कि दाब दे रखा है तो P की वैल्यू दे रखी है हमें। ठीक है, कितना लगाया 7 गुणा 10 की घात 6 पास्कल, क्या लगाया हमने, जलीय दाब लगाया। इसके आयतन में संकुचन निकालिए, यानी कि आयतन में वृद्धि या कमी। आयतन में वृद्धि क्या होती है, आयतन विकृति क्या होती है, आयतन में वृद्धि बटे, आयतन में वृद्धि या कमी बटे प्रारंभिक आयतन। ठीक, तो हमारा क्या आता है डेल्टा V अपॉन V हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, सॉरी डेल्टा V हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक, ये क्या हो जाएगा हमारा आयतन में संकुचन। ठीक, अब हम जानते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक B बराबर किसके होता है, P बटे माइनस के डेल्टा V अपॉन B। ये डेल्टा V अपॉन B उठा के यहाँ ले दे और V उठाकर यहाँ ले आए तो माइनस के P अपॉन V यहाँ पर आ गया। ठीक, हमें निकालना क्या है, डेल्टा V की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा V बराबर क्या हो गया माइनस के P अपॉन B इंटू P की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 7 गुणा 10 की घात 6। V की वैल्यू अभी निकाली थी 10 की घात 3। ठीक, और B की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दी हुई है, फिर भी हम अलग से ब्रैकेट में लिख लेंगे, जैसे पिछले भी क्वेश्चन में आया थी इस तरह की प्रॉब्लम। ठीक, तो हमने क्या करा था, उसे अलग से यहाँ पर नोट डाउन कर लिया था। ठीक, तो यहाँ पर अलग से हमारा क्या है 1.40 गुणा 10 की घात 11। ठीक, अब हम इसे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके आंसर किस में आएगा, माइनस में, और आंसर जो आएगा हमारा वो आएगा 0.50 सेंटीमीटर की घात 3। ठीक, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, अगर मीटर में कन्वर्ट करते तो आंसर आता हमारा मीटर में। ठीक, हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, हमने सेंटीमीटर में रहने दिया, तो इसलिए हमारा जो आंसर यहाँ पर जो मात्रक लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः, और जो ये माइनस चिन्ह है और जो ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि इसका आयतन में संकुचन हो रहा है, यानी कि इसका आयतन कम हो रहा है। संकुचन का मतलब कम होना। ठीक, और वृद्धि होती, यानी कि आयतन में इसके वृद्धि होती, तो यह आंसर हमारा प्लस में आता। किस में आता, प्लस में आता। तो लिख लेंगे अतः तांबे के घन के आयतन में संकुचन 0.50
0.50 एक मिनट 0.050 ये आंसर आता है 0.050 सेंटीमीटर की घात 3 है या होगा। ठीक, अब हमें एक ठोस दे रखा था किस चीज का, तांबे का। वो किस आकार में था, धन के आकार में था। ठीक है, उस पर एक दाब लग रहा था। कैसा दाब लग रहा था, जलीय दाब, यानी कि जल का दाब उस पर लग रहा था। जब उस पर दाब, किसी भी वस्तु पर हम दाब लगाते हैं तो उसके आयतन में क्या होता है, वह आयतन कम हो जाता है, यानी कि आयतन में संकुचन होता है। वह संकुचन हमें निकालना था। ठीक, अब इसका आयतन प्रत्यास्थ गुणांक हमें दे रखा है 1.40 गुणा 10 की घात 11। अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ तो वहां पर ब्रैकेट बना के लिख लेंगे हम 1.40 गुणा 10 की घात 11। ठीक, अब हमें सबसे पहले हमने तांबे के घन का आयतन निकाल लिया। ठीक, वहां से घन का आयतन आपको पता ही है, किसी भी घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। एक भुजा दे रखी थी, एक किनारा यानी कि भुजा 10 सेंटीमीटर, तो 10 की घात 3 तो कितना हो गया, सेंटीमीटर की घात 3। चलिए दाब को पी से, यानी कि दाब जो होता है उसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पी बराबर हो गया 7 गुणा 10 की घात 6 पास्कल। पी का मतलब होता है पास्कल। ठीक, हमें क्या निकालना था, आयतन में संकुचन यानी कि डेल्टा बी की वैल्यू निकालनी थी। हम जानते हैं आयतन प्रत्यास्थ गुणांक बी बराबर क्या होता है, ये होता है। ठीक, यहां से ये उठा के यह लिया है और ये इधर लिया है, तो हमने ऐसे ही करा, माइनस चिन्ह हमने इधर ही रहने दिया। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी, डेल्टा बी की, तो हम बी को उठा के इधर ले गए, ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। वैल्यू कट करी, सॉल्व करा हमने, तो हमारा ये यहाँ पर आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। 9.16 क्या दे रखा है, 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए कि वह 0.10% से संपीड़ित हो जाए। यानी कि संपीड़ित का मतलब उसकी आयतन विकृति जो है वो हमारी कितनी हो जाए, 0.10% हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकालना है, दाब निकालना, दाब में कितना अंतर किया जाए, यानी कि P की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमें डेल्टा V अपॉन V कितना दे रखा है, 0.10%। ठीक, अब इसे प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बटे में क्या ले लेंगे हम, 100, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मीटर की घात 3। ठीक, कितना आ जाएगा, मीटर की घात 3। अब हम जानते हैं कि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक B बराबर क्या होता है, माइनस के P अपॉन डेल्टा V अपॉन V होता है। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से P की वैल्यू निकालनी है, तो ये सब भाग में न जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो P बराबर B इंटू डेल्टा V अपॉन V, और ये माइनस साइन हम इधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस के B इंटू डेल्टा V अपॉन V, यानी कि यहाँ पर दाब हमारा आ गया, जो दाब में अंतर हमने करना है वो हमारा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर भी हमें आयतन प्रत्यास्थ गुणांक यहाँ पर नहीं दे रखा है। ठीक, अब उसे भी हम ब्रैकेट में नोट डाउन कर लेंगे, कितना है, 2.2 गुणा 10 की घात 9, जैसे मैंने कर रखा सवाल में यहाँ पर। ठीक है, तो कितना लिख लेंगे, 2.2 गुणा 10 की घात 9, और डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू कितनी आई है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 3, तो माइनस के 2.2 गुणा 10 की घात 6, और आंसर किस में आएगा, ये पास्कल में। या इसका दाब का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, तो आंसर हमारा किस में जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक, एक बार फिर देख लेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए, यानी कि क्या निकालना है, इसका दाब हमें ज्ञात करना है, जिससे वह 0.10
प्रतिशत से संपीड़ित हो जाए, संपीड़ित यानी कि उसके आयतन विकृति जो है वो कितनी हो जाए, 0.10% हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले हमने आयतन विकृति क्या होती है, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ठीक, हमारी एक बार और लिख देता हूं, आयतन विकृति क्या होता है, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। ठीक, ये होता है हमारा आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन मान लिया हमने डेल्टा V और प्रारंभिक आयतन मान लिया V। ठीक, ये किसमें होती है वैल्यू, माइनस में, तो इसलिए ये वैल्यू किसमें लगा देंगे, यहाँ पर माइनस में हम लगा देंगे। ठीक, तो डेल्टा V अपॉन V बराबर कितना हो गया, 0.10%। जब प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो उसे हटाकर उसके बटे में क्या लेते हैं, उसे हटाने की जगह 100 लेते हैं, तो यहाँ पर 100 ले लिया। ठीक, जब इसे हम 100 सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, -1 गुणा 10 की घात -3 मीटर की घात 3। अब हमारा क्या होता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक हम जानते हैं, P बराबर क्या होता है, -P अपॉन डेल्टा V अपॉन V होता है। ठीक, अब यहां से P की वैल्यू निकाल लिए, तो ये इधर ले गए इसके गुणा में, तो यहाँ क्या बचा, -P बचा, -P बराबर V इंटू डेल्टा V अपॉन V बचा, ये माइनस के इधर ले गए तो कितना आ गया, -V इंटू डेल्टा V अपॉन V यहाँ पर आ गया। ठीक, अब डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू कितनी थी, -1 गुणा 10 की घात -3 थी। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर प्लस, और इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 2.2 गुणा 10 की घात 6 पास्कल, या पास्कल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 9 था, यानी कि फिजिक्स के मैंने आपको बताए थे 2 भाग होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास में भौतिक विज्ञान के 2 भाग हैं, भाग 1 एक भाग 2 है। ठीक, अब भाग 2 में आपको जो पढ़ा रहा था उसमें जो सबसे पहला चैप्टर था, यानी कि अध्याय नंबर 9, हमारे लिए भाग 2 के अनुसार चले तो हमारे लिए चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय नंबर 1 और किताब के अनुसार अध्याय नंबर 9। ठीक, जो आपका कंप्लीट आज हो चुका है, इस लेक्चर में आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इसके नोट्स हम बना लेंगे, सभी हम कायदे यहाँ पर कंप्लीट पूरे तरीके से इसे हम लिख लेंगे, सभी कॉपी अपनी हाथों हाथ बनाते रहेंगे, कोई भी इसमें लापरवाही ना करें। ठीक, और इसके बाद अब आता है हमारा अध्याय नंबर 10। क्या आता है, अध्याय नंबर 10। ठीक, अध्याय नंबर 10 यानी कि हमारा भाग 2 के हिसाब से चले तो चैप्टर नंबर 2 या अध्याय नंबर 10। यहाँ पर क्या है, तरलों के यांत्रिक गुण। ठीक, तरलों के यांत्रिक गुण, यांत्रिक गुण में आपको पता ही है, जैसे दाब, ताप, ठीक है, दाब, ताप, इस तरह के जो गुण होते हैं इत्यादि, वो क्या कहलाते हैं, हमारे यांत्रिकी गुण कहलाते हैं। आप किसके गुण पढ़ रहे हैं, तरल के। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तरल होता क्या है। ठीक, तरल हम कहते किसे हैं, कि हमें ये जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक, एक बार फिर बता रहा हूं आपको, हम जो पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान के हमारे कितने भाग हैं, 2। ठीक, भाग 1 और भाग 2। अब इसमें जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पढ़ रहे हैं, भाग 2। भाग 2 में हम चैप्टर अध्याय नंबर 9 यानी कि चैप्टर नंबर 9 हम कर चुके हैं। ठीक, उसकी सारी थ्योरी मैंने आपको करा दी, जो भी टॉपिक है, ठीक है, वो सारे टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं पिछले लेक्चर में। तो पिछली वीडियो बनी हुई है, पिछली कई सारी वीडियो हम बना चुके हैं चैप्टर नंबर 9 को लेकर। ठीक है, उसमें आप पढ़ लेंगे और उसके जो है हम नोट्स बना लेंगे। उस पे जो आधारित प्रश्न थे वो भी हम आपको करा चुके हैं, यानी कि आंकिक प्रश्न जो थे वो हमने आपको करा दिए हैं। ठीक, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं अध्याय नंबर
10 पर, यानी कि चैप्टर नंबर 10 को। ठीक, अब चैप्टर नंबर 10 यानी कि भाग 2 का चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 में का जो मेन टॉपिक क्या है, तरलों के यांत्रिक गुण। तो क्या निकालना है, तरलों के यांत्रिक गुण यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि तरल होता क्या है। ठीक, तो तरल जैसे कि मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है, वे पदार्थ जिनकी कोई अपनी आकृति निश्चित नहीं होती, वे पदार्थ जिनकी अपनी कोई आकृति निश्चित नहीं होती तथा वे अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करते, यानी कि अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करते, तरल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, अब सपोज हमने पानी लिया यानी कि जल लिया। ठीक है, जल लिया एक निश्चित मात्रा में। ठीक, अब उस जल को हमने एक ग्लास में ले लिया। किसमें ले लिया, ग्लास में ले लिया। तो उसकी जो आकृति है वो किस चीज की बन गई, ग्लास की। ठीक है, और ना ही उसने विरोध करा, अगर विरोध करता तो वह उसकी आकृति में परिवर्तित नहीं होता, यानी कि ग्लास की आकृति में परिवर्तित नहीं होता। वो परिवर्तित हो गया यानी कि उसने उसका परिवर्तन का विरोध भी नहीं करा, वो सीधे क्या हुआ, उसने अपनी आकृति बदलकर ग्लास की आकृति ग्रहण कर ली। अब उसी जल को, जो ग्लास में था, उसी जल को हमने क्या करा, एक लोटे में ले लिया। किसमें ले लिया, एक लोटे में ले लिया। तो उसने जो है आकृति किसकी बना ली, लोटे की, और ना ही उसने उसका परिवर्तन का विरोध करा। अगर परिवर्तन का विरोध करता तो वो लोटे की आकृति में नहीं आता। तो जल क्या हुआ, हमारा एक तरल पदार्थ हुआ। ऐसे ही हमने गैस ले ली, गैस सपोज एलपीजी गैस ले ली। ठीक, अब क्या है, हमारा एक बड़ा सिलेंडर आता है जो हम रसोई में यूज करते हैं। ठीक, हमने वो गैस उस सिलेंडर में भरी। ठीक, तो उसने जो आकृति किसकी ले ली, हमारी सिलेंडर की ले ली, और ना ही उस सिलेंडर की आकृति का उसने विरोध करा, वो उसमें आराम से आ गई और उसी आकृति में वो परिवर्तित हो गई। अब उस सिलेंडर से हमने छोटे सिलेंडर में भरी गैस, तो उसने छोटे सिलेंडर की आकृति ले ली। तो गैस ने भी उसकी आकृति का परिवर्तन हुआ और ना ही उसमें आकृति में होने वाले परिवर्तन का विरोध किया। तो गैस भी क्या हो गया, हमारे तरल पदार्थ, और जल कैसा है, हमारा द्रव है। ठीक, तो यहां से निष्कर्ष निकलता है कि यहां से निष्कर्ष निकलता है कि द्रव और गैस हमारे कैसे पदार्थ हैं, तरल पदार्थ हैं। ठीक, यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, वे पदार्थ जिनकी कोई अपनी आकृति नहीं होती, यानी कि जिसमें हम डालते हैं या गिराते हैं या जिस चीज में हम रखते हैं वह उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं तथा अपनी आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करते, यानी कि जब उसमें डाल रहे होते हैं या रख रहे होते हैं तो उसमें आराम से वो क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, यानी कि उसका कोई विरोध उसने नहीं करा, नहीं करते। कैसे पदार्थ कहलाते हैं, तरल पदार्थ कहलाते हैं। अब दोनों एग्जाम्पल मैंने दिए थे, एक जल का दिया था और एक एलपीजी का दिया था। ठीक, तो हम वहां से निष्कर्ष मैंने अभी क्या निकला था, द्रव तथा गैस दोनों ही कैसे पदार्थ हैं, हमारे तरल पदार्थ हैं। तो यहाँ से ये नोट स्पेशल करके मैंने लिखा हुआ है, द्रव तथा गैस दोनों ही तरल पदार्थ हैं। ठीक, अब क्या होता है, इसके बाद आते हैं हम दाब। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगी हुई है हमारी दाब। दाब क्या होता है कि अब हमारा सूत्र होता है P बराबर F अपॉन A। P बराबर F अपॉन A। P से क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम, दाब को, जैसा हमने पिछले चैप्टर में भी करा। दाब को किससे रिप्रेजेंट किया, P से। F क्या है हमारा, बल, क्या है, बल, और A क्या है, क्षेत्रफल, क्या है, क्षेत्रफल। ठीक, अब इस A की वैल्यू हमने 1 रख दी तो क्या बन गया ये, एकांक क्षेत्रफल। ठीक, तो यहां से एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाती है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। परंतु बल कैसा होता है, अभिलंबवत। यहाँ पर ये जो बल होता है कैसा होता है, अभिलंबवत बल, यानी कि किसी पृष्ठ के या किसी पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल, यानी कि किसी पदार्थ के या किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर बॉक्स बना लिया, क्या बना लिया, यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया।
ठीक, ये मेरा एक डब्बा बन गया। अब मैंने क्या करा, इस पर एक बल आरोपित किया, यानी कि ये एक पृष्ठ हो गया ये वाला। ठीक, क्या हो गया, ये वाला एक पृष्ठ हो गया। तो इस पर जो मैं इस तरह से जो दाब लगा रहा हूं, इस पृष्ठ पर जो मेरा ऊपर से सीधा जो नीचे की तरफ दाब लग रहा है, ये सॉरी बल लगा रहा हूं, वो क्या कहलाएगा, इस पर दाब कहलाएगा। यानी कि सीधा इस पृष्ठ के लंबवत जो मैं इस पर बल आरोपित कर रहा हूं, वह क्या कहलाया, मेरा दाब कहलाया। ठीक, देखेंगे किसी पृष्ठ के, सेम डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से लगने वाले अभिलंबवत बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। अब यहाँ पर माना किसी पृष्ठ के, हमने माना कोई पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल कितना है, a है, और इस पर जो अभिलंबवत बल लग रहा है वो F है। तब दाब की परिभाषा से क्या हो जाएगा, P बराबर F अपॉन A। तब उस पर लगने वाला दाब कितना आ जाएगा, P बराबर F अपॉन A। अब ये क्या है, बल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। अब इसका मात्रक देखेंगे, दाब का मात्रक। ठीक, अब जैसे कि हमने पिछले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दाब का मात्रक क्या होता है, एक बार फिर यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक, ये क्या है, हमारा बल है, ये क्या है, क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आपको बताया था। ठीक, और ये क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका एक मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम जानते हैं कि 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर किसके होता है, 1 पास्कल के। किसके बराबर होता है, 1 पास्कल के। यानी कि इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारा दाब का एक अन्य मात्रक होता है एटमॉस्फेयर, या हिंदी में बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब। ठीक, अब एक एटमॉस्फेयर यानी कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर किसके होता है, 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल के होता है। ठीक, हम जो कैलकुलेशन में यूज करते हैं या तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल में यूज करते हैं। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में यानी कि वायुमंडलीय दाब हमारा दिया हो तो उसे हम कन्वर्ट गुणा कर देते हैं, किससे, 1.013 गुणा 10⁵ से गुणा कर देते हैं, तो किसमें हो जाता है, पास्कल में हो जाता है। तो यहाँ पर 3 मात्रक मैंने दाब के लिख रखे हैं, एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, एक पास्कल और एक एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय दाब। ठीक, एक बार और बता देता हूँ कि तरल क्या होता है, वे पदार्थ होते हैं जिनकी कोई अपनी आकृति नहीं होती या आकृति में परिवर्तन का विरोध नहीं करते, तरल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, जैसे हमारा मैंने एग्जांपल बताया था जल का और एलपीजी का, तो वहां से निष्कर्ष निकला था हमारा द्रव तथा गैस दोनों ही कैसे पदार्थ हमारे तरल पदार्थ हैं। तब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर समान रूप से लगने वाले अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं। ठीक, माना किसी पृष्ठ के एक क्षेत्रफल पर समान रूप से लगने वाला अभिलंबवत बल कैपिटल F है, तब उस पर दाब कितना आएगा, P बराबर F अपॉन A। और इसके 3 मात्रक अभी मैंने समझाया कैसे कैसे होते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल और एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय दाब। ठीक,